आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस क्लास और पार्टीशन ऑफ सेट। इससे प्रीवियस के लेक्चर में मैं आपको सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव का डेफिनेशन बताया था और उससे रिलेटेड हम लोग 2-4 क्वेश्चन भी देखे थे। आज एक और है इक्विवेलेंस क्लासेस, तुल्यता वर्ग और पार्टीशन ऑफ सेट। तो पार्टीशन ऑफ सेट एक्चुअल में आप 11th में भी पढ़े हैं, बट इसको देख लेंगे क्या होता है। तो चलिए, जिसको रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्री नहीं पता है वो मेरे प्रीवियस लेक्चर को एक बार ज़रूर देख लें। यहाँ आई बटन पर आप जाके क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं उसको। और शुरू करते हैं इक्विवेलेंस क्लास, तुल्यता वर्ग। ये इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? जैसे कोई एक सेट है, सेट ए है तथा इससे एक रिलेशन आर में ए का तुल्यता वर्ग ए का क्या है? तुल्यता वर्ग ज्ञात करना है। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, और ये ए क्या है बोलने से इस सेट ए का कोई एक एलिमेंट होना चाहिए। तुल्यता वर्ग उसी क्वेश्चन के सेट के एलिमेंट निकल सकते हैं जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो और क्या हो, सिमेट्रिक हो। तीनों जिसका होता है ना, यानी वो इक्विवेलेंस रिलेशन रखना चाहिए, ठीक है, तभी होगा, है ना। यहां पर लिख ले रहा हूं नोट, रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है बोलने से पिछले लेक्चर में देख लिए हैं, चाहिए, और जो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, फिर वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो या सिमेट्रिक रिलेशन, ये तीनों जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब चलिए, तुल्यता वर्ग का डेफिनेशन। तो तुल्यता वर्ग को, जिस एलिमेंट का तुल्यता वर्ग हम लोग निकालते हैं उसको इस तरह से ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। इसका मतलब है ए का इक्विवेलेंस क्लास तुल्यता वर्ग, ऐसा, ठीक। तो इस ए का तुल्यता वर्ग क्या होगा बोलने से, इधर देखिए, यहां पर ए का तुल्यता वर्ग का एक फार्मूला है। मैं यहां x लिखूंगा सच दैट, यहां x जो है उस ए रिलेशन से बिलोंग्स करना भी चाहिए। नाउ अब क्या होना चाहिए कि x और a, सॉरी, रिलेशन से नहीं, सेट से बिलोंग्स करना चाहिए, ए सेट से, और x और a जो है वो रिलेशन में होना चाहिए। तो इस तरह से जो पार्टीशन, नंबर हम जो लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस क्लासेस, तुल्यता वर्ग। अब इस फार्मूला को समझना कैसे है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर क्वेश्चन के बेस ही बना लेते हैं, एग्जांपल के टर्म में। एग्जांपल, इसके 2 एग्जांपल दूंगा, ज्यादा नहीं, ठीक। माना कि A इज इक्वल टू एक सेट है
जिसमें 1 2 3 और 4 है। इस तरह से मैंने लिया, क्लियर है। तथा यहां पर एक रिलेशन ले रहा हूं, रिलेशन इज इक्वल टू, मैं ऐसे ए और बी को शामिल करूंगा जो ए माइनस बी का मॉड एक इवन नंबर हो, इवन नंबर हो, ऐसा इवन नंबर यानी सम संख्या हो। तो चलिए क्या क्या इस रिलेशन के अंतर्गत आ जाता है थोड़ा देखते हैं। ए के प्लेस पर 1 रखा और बी के प्लेस पर भी 1 रखा, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0। तो 0 क्या एक इवन नंबर है, तो हाँ है, इसलिए ये 1 1 इंक्लूड हो जाएगा इस रिलेशन में, ठीक है। और नेक्स्ट यहां पर एक और कमांड लिखना है कि वेयर ए एंड बी इज बिलोंग्स टू ए, इसके अवयव होना चाहिए। एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ ए बी इज बिलोंग्स टू ए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 2 माइनस 2 0 देगा, तो 0 भी क्या है इवन नंबर है, तो 2 और 2 इस तरह से ऐसा। फिर क्या होगा 3 3 भी हो सकता है, एकदम होगा 4 4 करेक्ट है, ऐसा। चलिए 1 2 अगर 1 रखूंगा और 2 रखूंगा तो 1 माइनस 2 दैट इज 1, नॉट इवन नंबर, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट। 1 3 तो ये 2 देगा, ठीक है। तो यहां पर 1 3 भी इंक्लूड हो जाएगा, 1 3, तो 3 1 भी तो इंक्लूड होगा ना। अगर 1 3 2 दे रहा है तो 3 1 भी 2 देगा। और आगे लिखिए इसमें इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर 1 4 को मैं करूंगा तो 3 आएगा, शामिल नहीं होगा। चलिए इस 1 का इसके सबके साथ रिलेशन देख लिए। फिर 2 का देखिए, 2 का 1 के साथ नहीं होगा, 2 का 3 के साथ नहीं होगा, 2 का 4 के साथ होगा, तो यहां पर 2 4 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा 4 2 भी हो जाएगा, हो गया 4 2। तो 2 का सबके साथ देख लिए हम लोग। फिर 3 का हो चुका है, 3 का 1 के साथ लिख दिया हूं, 3 का 2 के साथ नहीं होगा, 3 का 4 के साथ नहीं होगा, अब 4 का 1 के साथ नहीं होगा, 4 का 2 के साथ होगा, तो लिख दिया हूं 4 2। तो इससे और ज्यादा और कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, इसका रिलेशन हो गया। अब हमको चेक ये करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो देखिए इसमें क्या है 1 2 3 4 है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए जो कंडीशन होता है वो ए होगा, सच दैट ऑल ए इज बिलोंग्स टू दिस, ऐसा। तो यहां पर 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, तो है 1 1 2 2 3 3 4 4 है ना। उसके बाद क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन में देख लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, इफ ए बी इज बिलोंग्स टू रिलेशन देन इंप्लाई बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। क्या ऐसा सिचुएशन मिल रहा है कि हमारे पास 1 1 है तो 1 1 है, 2 2 है तो 2 2 है, इस तरह से। तो यहाँ पर 1 3 है तो 3 1 है, यहाँ 2 4 है तो 4 2 है, राइट है ये। चलिए ट्रांजिटिव रिलेशन, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ ना। इसमें क्या होगा, अगर ए बी क्या है बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन पर एंड बी सी भी बिलोंग्स करता है रिलेशन पे, देन ये क्या इंप्लाई करना चाहिए, ए सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन दिस। तो ये कर रहा है क्या, देखिए यहां पर देखिए, यहां 1 में खत्म है, 1 से स्टार्ट है, तो 1 3 होना चाहिए, तो 1 3 है। यहां 3 है और यहां 3 है, तो 3 1 होना चाहिए, तो 3 1 है। यहां 2 पे फिनिश, 2 से स्टार्ट, तो इसका फर्स्ट इसका सेकंड 2 4, तो 2 4 है। इस तरह से यहां 4 पे खत्म है और ये 4 से स्टार्ट है, तो 4 2 होना चाहिए, तो 4 2 भी है। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन भी है।
दैट्स वाई इस क्वेश्चन का इक्विवेलेंस क्लास निकल सकता है किसी भी एलिमेंट का, इसमें कोई भी एलिमेंट का एक इक्विवेलेंस क्लास निकल सकता है। चलिए हम लोग, अगर मैं इसका इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाहता हूं, 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाहता हूं, तो फार्मूला को थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां पे ये 1 है तो 1 कहां जाएगा, यहां। तो मैं किस x को, इस a का इक्विवेलेंस क्लास किसको माना हूं, x को माना हूं। तो वो x कैसा होना चाहिए, इससे रिलेशन, इसका तो एक a का कंपोनेंट होना भी चाहिए, साथ में उस एक के साथ उसको रिश्ता भी रखना पड़ेगा और उसको रिलेशन में होना पड़ेगा, रिश्ता रहने का मतलब। तो देखिए कुछ ऐसे एलिमेंट ढूंढिए, मतलब इसमें ऐसा कंपोनेंट ढूंढिए जिसका सेकंड एलिमेंट 1 हो। जिसका सेकंड एलिमेंट 1 होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट उस 1 का इक्विवेलेंस क्लास कहला जाएगा। तो देखिए सेकंड एलिमेंट 1 यहां है, सेकंड एलिमेंट 1 यहां है, क्लियर है। और कहीं पर सेकंड एलिमेंट 1 है क्या, नहीं है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट x की तरफ बिहेव करेगा, ये देखिए, फिर इसका फर्स्ट एलिमेंट x की तरफ बिहेव करेगा। तो यहाँ 1 और यहाँ 3, तो ये हो गया 1 और 3। दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्विवेलेंस क्लास, क्लियर है। नेक्स्ट चलिए, अगर 2 का अगर आप निकालना चाहते हैं तो मैं 2 का भी इक्विवेलेंस क्लास निकाल के बता रहा हूं। ये 2 है तो 2 का इक्विवेलेंस क्लास, अब ज्यादा डील करने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा एलिमेंट जिसका सेकंड 2 हो, ये देखिए यहां पर 2 है और 2 कहां पर है, यहां पर 2 है। तो इसका फर्स्ट क्या है 2, इसका फर्स्ट क्या है 4, तो 2 4 निकल जाएगा। ये आई थिंक आपको इक्विवेलेंस क्लास समझ में आ जाना चाहिए। ओके, तो इस तरह से किसी भी हम एलिमेंट का जो सेट के अंदर बिलोंग्स करता है उसका इक्विवेलेंस क्लास हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक होता है पार्टीशन ऑफ सेट, उसको एक देख लेते हैं, ठीक है। पार्टीशन ऑफ सेट, पार्टीशन ऑफ सेट, समुच्चय का विभाजन। विभाजन, ये तो पार्टीशन ऑफ सेट का मतलब देखिए, मान लिया ये एक सेट है, इस सेट में ना बहुत सारे एलिमेंट हैं, क्लियर है। इस सेट में क्या है, बहुत सारे एलिमेंट है। तो इस सेट को मुझे टुकड़ा टुकड़ा करना है, पार्टीशन करना है, तो मेरे मन से मैं नहीं कर सकता। इसके कुछ कंडीशंस हैं, जैसे लेट अस से मैं इसको E1, E2, E3, E4 इस तरह से मैं पार्टीशन किया, मतलब टुकड़ा टुकड़ा किया। तो दूसरा, तो यहां पर E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 और डॉट डॉट यूनियन अगर En कर दूं तो मुझे पूरा सेट ये मिल जाना चाहिए, ए मिल जाना चाहिए। और थर्ड कंडीशन, E1 और E2 को अगर इंटरसेक्शन निकालूंगा मैं, E1 और E2 का इंटरसेक्शन अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए, यानी एक्सक्लूसिव इवेंट होना चाहिए, ये 5 मिलना चाहिए, ठीक। अगर इस E1 को E3 के साथ भी करूंगा इंटरसेक्शन तो भी कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अगर E1 को E4 के साथ, तो भाई E1 E2 E3 को तो मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूं, I इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू 5। अब ये I का वैल्यू आप समझ जाइए 1 2 3 4 कुछ हो सकता है और J का भी वैल्यू, बट यहां ये I है, मतलब I इज इक्वल टू J नहीं होना चाहिए। एक बात और ध्यान दीजिए, I डज नॉट इज इक्वल टू J, यानी E1 इंटरसेक्शन E1 नहीं निकालना है हमको, ठीक है। तो अगर ये दो कंडीशन को, खास करके नीचे वाले दो कंडीशन को
अगर हमारा सेट सेटिस्फाइड कर लेता है E1 E2 E3, तो तब उस E1 E2 E3 को इस A सेट का हम लोग पार्टीशन बोलेंगे, उस A सेट का टुकड़ा है बोलेंगे। अच्छा, इसका एग्जांपल एक बता रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान देंगे। एग्जांपल कैसा है वो, A सेट इज इक्वल टू, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 मैंने लिखा, ठीक है, और इसको मैं टुकड़ा कर रहा हूं E1 इज इक्वल टू 1 2, E2 इज इक्वल टू 3 4, और चलिए E3 इज इक्वल टू मैंने ले लिया 5। ये तो ये जो है, ये जो E1 E2 E3 है, क्या इसका एक पार्टीशन है? तो सेटिस्फाइड करते हैं। अगर तीनों का मैं इंटरसेक्शन करूंगा, E1 यूनियन करता हूं मैं, E2 यूनियन E3, तो मुझे पूरा सेट मिलना चाहिए। तो एकदम मिलेगा भाई। आप यहां पर 1 2 है तो 1 2 लिखिए, यहाँ 2 3 है तो 2 3 लिखिए, 3 4 है, और यहाँ 5 है तो 5। तो ये पूरा क्या हो गया, सेट ए मिल गया। क्लियर है? नेक्स्ट, उधर नहीं दिख रहा होगा तो फाइव हो गया। सेकंड नंबर में कोई भी दोनों का इंटरसेक्शन कीजिए, E1 इंटरसेक्शन E2 कीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा। देखो ना, कुछ कॉमन थोड़ी है यार, इसमें नहीं है। E1 के साथ E3 का भी इंटरसेक्शन करके देख लीजिए, नहीं मिलेगा। E2 के साथ E3 का करके देख लीजिए, नहीं मिलेगा। ये तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, E1 E2 E3 इज द पार्टीशन ऑफ सेट ए। तो यहाँ पर पार्टीशन आपको समझ में आ जाना चाहिए। इससे कुछ खास रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आपको जानना है बस, और कुछ नहीं, सिंपल एक नॉलेज है ये। ओके, तो आज हम लोग जितना भी हो सकता है क्वेश्चन करते हैं, और वो ट्रांजिटिव से मतलब इक्विवेलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आप देखेंगे, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे। और कल से हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। का संबंध है, चलिए यहां पर एक फंक्शन है सच दैट x टेंड टू y, मतलब वो x इसका डोमेन है, y इसका रेंज है। इसको बाद आने वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। लेकिन यहां पर यह समझिए कि एक रिलेशन है, इस रिलेशन में ए बी को हमको इंक्लूड करना है, तो वो ए बी कैसा होना चाहिए, मतलब एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, दिस इज द फंक्शन। तो मैं इस x के जगह में 2 रखता हूं, तो 2 का वर्ग कितना हुआ, 4। फिर इस x के जगह में ऋण 2 रखता हूं, तो ऋण 2 का वर्ग कितना हुआ, 4। तो यहाँ पर f2 इज इक्वल टू क्या होगा, f माइनस 2। तो यहाँ a की जगह में क्या आया 2, और b की जगह में क्या आया -2। अगर दोनों इक्वल होगा तो ये रिलेशन का एक सदस्य हो जाएगा। इसका मीनिंग ऐसा है। ओके, तो चलिए आगे इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसका हल क्या होगा, ए बी शामिल करना है, सॉरी रिलेशन को मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर ए और क्या है बी इंक्लूड होगा इफ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है, इस तरह से। तो ये रिलेशन क्या बोलता है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए सबको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, तो करेगा ये। तो फर्स्ट स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जान तो रहे हैं ए इज बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड फॉर ऑल ए और ऑल ए इज बिलोंग्स टू दिस। तो यहां पर आप देखिए मैं ए को शामिल किया हूं रिलेशन में, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा होगा, एफ ए
इज इक्वल टू एफ ए कर रहा होगा, और डेफिनेटली करेगा ये, एफ ए बराबर एफ ए होगा ही होगा। ओके, अतः यह क्या है, अतः यह एक क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नेक्स्ट सेकंड में हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक रिलेशन में मैं ए बी को चलिए रिलेशन के अंदर में मैं इंक्लूड कर दिया। अगर इंक्लूड क्या हो तो पक्का है वो क्या काम क्या होगा, एफ ए इक्वल टू एफ बी क्या होगा, दिस तभी नहीं शामिल हुआ है। अगर हम किसी भी तरीके से बी और ए ले आए, बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन ले आए, तो यहां पर आप थोड़ा देखिए, क्या आप इसको यहां और इसको यहां लिख सकते हैं क्या, इसी को आप इस तरह से इंटरचेंज कीजिए। हाँ, तो एफ बी इज इक्वल टू एफ ए लिख सकते हैं, इसमें नो प्रॉब्लम। इसको यहां लिख दे, इसको यहां लिख दे तो क्या दिक्कत है, लेकिन दिक्कत इसमें है कि यहाँ ए है तो यहाँ एफ ए होना चाहिए, यहाँ बी है तो यहाँ बी, मतलब इसके अकॉर्डिंग वो काम चलना चाहिए, इसलिए हमको इसको पहले लाना पड़ता है। अगर बी ए लिखूंगा तो एफ बी को पहले मान्यता दूंगा, है ना। तो और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो इसका मीनिंग भी और समझ आएगा। तो अगर ये ऐसा इंप्लाई कर रहा है मतलब वो क्या होना चाहिए, अगर ये इसके इक्वल है तो वो बी ए भी उस रिलेशन का कंपोनेंट होना चाहिए। तो यहां से क्या हो गया, ए बी भी रिलेशन में है और बी ए भी रिलेशन में है, तो ये क्या हो गया हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। नेक्स्ट ट्रांजिटिव रिलेशन में देखते हैं। मैं पहले से बोल रहा हूं, चलिए ए बी इस रिलेशन में है एंड बी सी भी रिलेशन में है, बोल दिया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, चलो तो ये भी इस रिलेशन में है तो ये क्या इंप्लाई क्या होगा, रिलेशन में वही रह सकता है जो ये दोनों इक्वल करेगा, तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हुआ होगा। दैट्स ऑल, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। बी सी भी रिलेशन में है बोल रहा है, जहां खत्म हुआ वहीं से शुरू करना है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ बी इज इक्वल टू क्या है, एफ सी हो गया। ये हमारा सेकंड रिलेशन इक्वेशन हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या रिजल्ट निकाल सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ओके, इक्वेशन तो क्या हो सकता है, इधर देखिए इक्वल है, ये भी इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यहां पर एफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ सी, और एफ ए इज इक्वल टू अगर एफ सी हो गया तो वो क्या इंप्लाई करेगा भाई, है ना, ए और सी भी क्या हो जाएगा, रिलेशन में होगा। ठीक, तो यहां से क्या समझ आया, ए बी रिलेशन में था एंड बी सी भी रिलेशन में था, तो ये दोनों मिलकर क्या शो कर रहे हैं कि ए सी भी रिलेशन में होगा। दैट्स वाई ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। अतः यह क्या है, एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। है दिस इज सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। देखिए, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुज के सेट ए में, देखिए सेट ए, यहां पर सॉल्यूशन हल, वहां सेट ए में क्या रहता था, कोई जैसे नंबर वंबर नहीं रहता 1 2 3 4 5, तो यहां पर उस सेट में ना 1 2 3 4 5 नहीं है, त्रिभुज है। ठीक है, बहुत सारे त्रिभुज हैं, कुछ भी त्रिभुज हो सकता है, ऑल ट्रायंगल्स। ओके, एक सेट है। तो इसमें से अगर इसको अच्छा T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 बहुत सारे हैं समझिए, तो इसका अगर हम लोग क्या करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो T1 T1 T2 T2 T3, T1 के साथ T2 का, T1 के साथ T3 का, बहुत सारा ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, तो उतना तो करना नहीं है। लेकिन एक रिलेशन क्या बोला है
इस रिलेशन में T1 और T2 शामिल होंगे, लेकिन ये T1 और T2 क्या हैं? T1 एंड T2 इज बिलोंग्स टू सेट ए एंड स्पेशल थिंग्स। सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर यानी वैसा दिखाई देना, एक दूसरे को ढकना नहीं है अभी, है ना, वैसा दिखाई देना। क्लियर है? जैसे ये अगर ट्रायंगल है तो ये एक ट्रायंगल है, तो ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर है मतलब अगर इसको इसके ऊपर में अगर मैं रख दूंगा ना, ऐसे करके ऐसे होगा। हाँ, तो इसमें एक खासियत क्या होना चाहिए पता है? सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स जो हैं पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं। ये बात ध्यान देना। आप बोलो कि भाई ऐसे एक ट्रायंगल रख दो, बोल दो, तो वो नहीं है इसके सिमिलर, उसके जैसा थोड़ी दिखाई देगा। ओके, तो सिमिलर ट्रायंगल को हमको यहाँ रखना है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं। क्या मैं यहाँ पर T1 इंक्लूड कर सकता हूँ क्या? समझ आया? अब देखिए, अगर इससे अगर बड़ा भी ट्रायंगल हो जाएगा और ये पैरेलल है तो ये भी सिमिलर है। खुद के सिमिलर भी होता है और कॉन्ग्रुएंट होता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, लेकिन सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो कॉन्ग्रुएंट हुआ वो सिमिलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है, सरमंगसम होता है, तो खुद का क्या हो जाएगा? सिमिलर होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? रिलेशन में शामिल करेगा। और यहाँ क्योंकि T1 इज सिमिलर टू T1, स्वयं का सिमिलर होता है, समरूप होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अतः यह क्या है? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सेकंड नंबर में सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा? चलिए, मैं T1 और T2 को ना इंक्लूड किया हूं मैं रिलेशन में। अगर T1 और T2 को अगर इंक्लूड किया हूं रिलेशन में, तो क्या इंप्लाई किया होगा रे बाबा? इस T1 इज सिमिलर टू T2, पक्का। अगर मैं किसी तरीके से T2 T1 को कर दूं तो हम तो यहां पर भी लिख सकते हैं ना भाई कि T2 इज सिमिलर टू T1, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, एक्सचेंज करके एकदम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो सकता है? अगर ये T2 T1 के सिमिलर है तो T2 एंड T1 भी, देखिए जो सिमिलर होते हैं यहां पर, ये देखिए जो सिमिलर होते हैं वो उसके रिलेशन में होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इज बिलोंग्स टू रिलेशन। तो समझ में क्या आया? इन दोनों से रिजल्ट यही पता चला कि T2 इस तो भी होगा। तो ये क्या हो गया हमारा? क्या हो गया? समझ गए ना? अब सिमेट्रिक हो गया। अब ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं, है ना। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि T1 एंड T2 इज बिलोंग्स टू रिलेशन एंड T2 एंड T3 इज बिलोंग्स टू रिलेशन। तो इंप्लाई क्या करना है इसको देखिए। तो इधर देखिए आप, अगर ये बिलोंग्स कर रहा है, मैं इसको लिख रहा हूं T1 T2 इज बिलोंग्स टू रिलेशन, देन दिस इज implies T1 is similar to T2. This is first equation. Okay, now T2 and T3 is belongs to relation, then this is implied T2 is similar to T3. Second equation. From first and second, तो आप थोड़ा इसको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुनिए। ये रहा मेरा T1, ये रहा मेरा T2, थोड़ा उससे छोटा है ये, और ये रहा मेरा थोड़ा इससे और छोटा T3। जब इसके ऊपर में छोटा नहीं दिखाई दे रहा है क्या? ये ठीक है। जब इसको इसके ऊपर में रखूंगा तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये T2 हो गया। और जब उसको उसके ऊपर में रखा जाएगा ये वाला को, तो कुछ इस तरह से ऐसे दिखाई देगा, ये
ऐसा। तो भाई ये T1 T3 का साइड्स और T1 का साइड भी पैरेलल है ना, तो वो भी क्या होंगे, सिमिलर। कहने का मतलब ये एक दूसरे के सिमिलर हैं और ये एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो ये एक तीसरे के सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है ना, एक तीसरे के सिमिलर हो जाएंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, T1 इज T3, देन ये क्या हो जाएगा भाई कि T1 एंड T3 इज बिलोंग्स टू रिलेशन दिस। ओके, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। क्वेश्चन का हम लोग एक सेकंड पार्ट भी देखेंगे। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ये यहां से हो गया। अब यहां पर हमको 3 ट्रायंगल दिया है, एक ट्रायंगल है 3 4 5। चलिए मैं एक ट्रायंगल बना दे रहा हूं, दिस ज्यादा बड़ा हो गया क्या, 3 4 5, एक ट्रायंगल ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद है दिस 12 सॉरी 5 12 और क्या है 13 है। दिस इज T1, दिस इज T2। और एक और ट्रायंगल क्या है हमारा 6 8 10, दिस इज 6, दिस इज 8, दिस इज 10, दिस इज T3। ओके, ये T1 है, T2 है और ये क्या है T3 है। तो ये T1 T2 इंक्लूड होगा या T2 T3 इंक्लूड होगा या T1 T3 T2 या T2, इस तरह से कौन इंक्लूड होगा, ऐसा बोल रहा है कि कौन परस्पर संबंधित है। तो परस्पर संबंधित वही होंगे जो सिमिलर होंगे, है ना। तो सभी 90 डिग्री वाले सिमिलर होंगे जरूरी नहीं है, समझे ना। मैं ये भी बोला हूं कि सिमिलर ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, और जो साइड्स जो पैरेलल होते हैं आप क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे, थेल्स थ्योरम, समझ आया। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि सब साइड का जो रेशियो कीजिए, रेशियो इक्वल होना चाहिए, है ना। तो यहां पर क्या है 3, इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है 5, इसका क्या है 4, उसका 12, 5 13, यानी ये T1 एंड T2 का मैं लिया। मुझे तो नहीं लगता है रेशियो इक्वल है। चलिए T1 एंड T3 का लेते हैं, T3। तो T1 क्या है 3, इसका क्या है 6, उसका क्या है 4, इसका क्या है 8, उसका क्या है 5, इसका क्या है 10। तो ये आंसर क्या आएगा, सबका 1/2 आएगा, ठीक। दैट्स वाई T1 एंड T3 इज बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी यहां पर T1 और T3 क्या करेगा, इसमें संबंधित रहेगा। ओके, हाँ। तो यहां पर ऐसा टाइप का क्वेश्चन हमने अभी तुरंत देखा था इक्विवेलेंस क्लास में। यहां पर A इज इक्वल टू एक सेट है और उस A इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 और ये क्या है 5 है। तो इस रिलेशन में क्या होगा, ओ ए बी शामिल होंगे जो क्या हो सकते हैं, A माइनस बी का जो मॉड है वो इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर। देखिए इसे प्रूव करने के 2 तरीके हैं, चाहे आप इसी नंबर के एलिमेंट ले लीजिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, और इस तरह से 1 2 नहीं आएगा 1 3 आएगा 1, इस तरह से जो भी है आप एक रिलेशन लिख सकते हैं और उसको सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और प्रूव कर सकते हैं, ठीक। लेकिन आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। क्या हम ए हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं बिलोंग्स टू दिस फर्स्ट, है ना। तो ये इंप्लाई क्या करेगा कि A माइनस ए, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0, इवन नंबर है, इवन नंबर है, समझ आ गया ना। A माइनस ए, तो A शामिल होगा, तो यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये हो गया। सेकंड नंबर में ये देखिए कि A B को मैं इस रिलेशन में इंक्लूड कर रहा हूं, ओके। तो ये क्या इंप्लाई क्या होगा भाई कि A मॉड B इवन नंबर है,
यानी इसका जो आंसर आया है माना जाए 2m आया है। इवन नंबर 2 का मल्टीपल होता है, याद रखेंगे। ओके, तो मैं अगर कुछ इस तरह से ऐसे कर दूं, यानी इसको अभी मत कीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यानी ये a माइनस बी एक क्या है, इवन नंबर है, दिस इज इवन नंबर, सम संख्या है। तो इसको मैं b माइनस ए नहीं लिख सकता भाई। जैसे ये है 5 है और ये b3 है, तो 5 माइनस 3 2 सम संख्या है। अब ये क्या हो गया, 3 माइनस 5, अंदर वाला -2 आया लेकिन मापांक लगा है, तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो +2 भी एक सम संख्या है। यानी इसको हम कुछ इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये सम संख्या के अकॉर्डिंग, सम संख्या। तो a माइनस बी था तो a b इंप्लाई किया, और b माइनस ए है तो यहाँ पर b a भी क्या हो जाएगा, इस रिलेशन में होगा। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। नेक्स्ट, थर्ड, ए बी इज बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है एंड बी सी इज बिलोंग्स टू रिलेशन, ऐसा मतलब क्या है, ए बी अगर रिलेशन पर बिलोंग्स कर रहा है तो इंप्लाई क्या करेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू, कोई चलिए 2m ले लीजिए। 2m का मतलब हो गया वो इवन नंबर है। ओके, b माइनस सी इज बिलोंग्स टू रिलेशन, तो यहाँ पर b माइनस सी इज बिलोंग्स टू 2n। ये भी क्या है, इवन नंबर है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और ये क्या है, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन समझ आ गया। तो यहां से इस फर्स्ट इक्वेशन से, जैसे a माइनस बी को अगर मैं 2m लिखा हूं, तो अगर इस माड को हटाऊंगा तो मैं प्लस माइनस 2m लिखूंगा। ठीक है, ये थर्ड नंबर का हो गया, क्योंकि a माइनस, अब जब मॉडुलस आप 11th में पढ़े हो यार, खत्म। अब यहां पर क्या है, b माइनस सी का अगर मॉड को यहां पर हटाऊंगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 2m। दिस इज फोर्थ इक्वेशन। तो सुनिए ना, यहां पर a और b था तो a माइनस बी का प्लस माइनस 2m लाए हैं, यहाँ b से, तो यहाँ का अगर a माइनस सी का प्लस माइनस 2 समथिंग कुछ ले आए तो फिर वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सिंपली ऐड कर देते हैं, थर्ड प्लस फोर्थ, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 कॉमन और m प्लस n, ये दोनों कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और m प्लस n को p मान लीजिए। ये तो a माइनस सी, अब इस प्लस माइनस को अगर हटाऊंगा तो मैं a माइनस सी ऐसा लिखूंगा भाई, 2p। तो ये इसका जो आंसर है वो भी 2 का क्या हो रहा है, कोई मल्टीपल हो रहा है ना। तो ये a माइनस सी भी घटकर क्या आंसर दे रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है ना। तो ये क्या इंप्लाई कर देगा भाई, a और c इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। ये हो गया, तो ये हमारा हो गया। अब इस क्वेश्चन का हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। क्या बोला है कि 135 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी एक दूसरे से संबंधित है, यानी एक दूसरे से रिलेशन रखेंगे, यानी एक दूसरे को घटाओगे ना तो इवन नंबर ही आएगा, ऐसा बोल रहा है। तो देखिए, तो 135 है, तो 135 को अगर हम लोग अगर क्या बनाए, अगर इसको एक कोई एक सेट मान लें ए, तो एक राशि करेंगे तो 1 आएगा, 1 3 आएगा, 1 5 आएगा, फिर क्या आएगा 3 1 आएगा, 3 3 आएगा, 3 5 आएगा, फिर क्या आएगा 5 1 आएगा,
5 3 आएगा और 5 5 आएगा, ये ठीक है। तो इसको एक दूसरे को आप घटा कर देख लीजिए, 1 - 1 0, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 1 - 1 इज 0, सम संख्या इस तरह से 1 - 3 1 माइनस क्या है 3 इज इक्वल टू 0, सम संख्या, ठीक है ना। 1 - 5 इज इक्वल टू क्या है 4, -4 तो +4 हो जाएगा, वो भी सम संख्या। फिर क्या है 3 - 1 इज इक्वल टू 2, ये भी सम संख्या है ना। फिर क्या है 3 - 3 तो हुई खुद, 3 - 5 ये भी 2 देगा, सम संख्या। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी सब एक दूसरे का इवन नंबर ही देगा, यानी संबंधित होगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से, अच्छा 2 4 से भी ये खुद ये रिलेशन रखेगा, लेकिन यहाँ कुछ क्वेश्चन अलग है। 1 3 5 2 4 से संबंधित नहीं है, यानी यहाँ 1 3 5 जो है यहाँ 2 4 से संबंधित रिश्ता नहीं रखता है, यानी 1 का 2 के साथ 1 - 2, दिस इज 1 1 - 4, दिस इज 3 3 - 4, दिस इज 1 3 5 - 2, दिस इज 3 और 5 - 4, दिस इज 1। तो ये इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है, तो इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में इतना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के सेट Z में, है ना, इंटीजर नंबर हम लोग किसको बोलते हैं बोलने से, इसमें क्या होता है जो होल नंबर होते हैं 1 2 3 इस तरह से, वो पॉजिटिव में होते हैं, तो उस सारे होल नंबर के सामने में एक नेगेटिव लगा दीजिए और उसको भी लिख दीजिए इस तरह से, ऐसे, तो ये इंटीजर नंबर हो गया। तो यहाँ पर एक सेट है Z एक क्या है -∞ to 0 to +∞। इसमें ना क्या नहीं आया है, रेशनल इनरेशनल नंबर नहीं है, समझिए, नहीं है, तभी ये इंटीजर होगा। तो इस सेट में क्या है, R में एक ऐसा रिलेशन है R, इसमें ऐसे A और B को लिखना है जो A - B 5 से विभाजित है, ऐसा। एक बात और ध्यान दूं, यहाँ पर A और B इज बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर होगा। अब क्या है, इतने सारे क्वेश्चन बना चुके हो तो बार बार इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है, ठीक है, वो खुद अंडरस्टूड होता है उसमें। चलिए, तो फर्स्ट क्या मैं AA इंक्लूड कर सकता हूँ इस रिलेशन में, क्योंकि बहुत सारे नंबर हैं, तो हम लोग 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ऐसा तो नहीं लिख सकते, एक लिमिट का रहता है तो लिख सकते हैं। अब बहुत सारे होंगे तो हमको ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट बनाना पड़ेगा, एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो A भी इस रिलेशन में है, तो ये क्या इंप्लाई क्या होगा, A - A इज इक्वल टू 0, जो कि क्या है 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य का मीनिंग समझ रहे हैं, 5 से भाग जाता है तो जाता है, 0 को 5 से भाग दीजिए ना, 5 0 0 खत्म, कट हो गया। चलिए नेक्स्ट, सेकंड नंबर, इफ A - B इज बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये इंप्लाई क्या क्या होगा, A - B जो है 5 से भाग गया होगा, है ना। A - B 5 से क्या है, विभाज्य है, मतलब इसका मतलब ये है A - B को अगर 5 से हम लोग डिवाइड दें, तो मान जाए ये कोई एक नंबर है A - B, जैसे 15 आया, तो 15 आया है ना, इक्वल टू 15 आया, तो 15 3 जब 15 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अगर यहाँ और यहाँ के नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 × 3, तो 15, यानी A - B दे देगा। तो अगर 5 से विभाज्य है को अगर आप समझना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से समझिए कि A - B इज इक्वल टू
5a भी लिख दीजिए या 5m लिख दीजिए, यानी 5 का जो प्रोडक्ट होगा वो 5 से विभाज्य होगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हो गया। हमको क्या, मैं अगर दोनों साइड में अगर माइनस लगा दूं, a माइनस बी देन e माइनस 5m, ऐसा लिख सकते हैं। 5 से ये भी विभाज्य होगा, नेगेटिव में लेकिन हुआ तो। अब क्या, इस माइनस को हम लोग अगर ब्रेक कर देंगे तो प्लस b माइनस a, यानी b माइनस a भी क्या है, 5 से विभाज्य है। अगर 5 के सामने में कोई मल्टीपल आया, 5 का मल्टीपल हुआ तो विभाज्य होगा। तो अगर b माइनस a भी अगर 5 का विभाज्य है तो मैं b और a को भी क्या कर सकता हूँ, रिलेशन में ला सकता हूँ ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थर्ड नंबर, सॉरी, a माइनस बी रिलेशन पर है, तो ये क्या इंप्लाई क्या होगा कि a माइनस बी इज इक्वल टू 5m। 5m अगर ऐसा लिखूंगा ना तो आप समझेंगे कि वो 5 से विभाज्य है। ठीक है ना, जैसे ये कितना है, 15 है तो m 3 बन जाएगा। अगर ये 0 आया है तो m 0 बन जाएगा। अगर ये 10 आया होगा तो m का मान 2 हो जाएगा, 5 2 10, तो 5 के टेबल में आ तो रहा है, इसलिए मैं 5m लिख दिया इस तरह से, ऐसा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, b और c इज बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये क्या काम करेगा, b माइनस c 5m देगा, और क्या। और इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सेकेंड, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दीजिए। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या होगा, 5m प्लस 5n। तो ये b कट जाएगा तो a माइनस सी हो जाएगा, तो 5m प्लस क्या हो जाएगा, n। तो m प्लस n का कोई एक नंबर आएगा तो उसको कोई एक नंबर p मान लीजिए। तो a माइनस सी भी 5p, 5 का कोई मल्टीपल है, यानी a माइनस सी भी 5 से विभाज्य होगा, है ना। जैसे 3 से विभाज्य है तो 3m, 4 से विभाज्य है तो 4m, लिखना ऐसा आना चाहिए हमको। ठीक है ना, तो यहां से a माइनस सी 5 से विभाज्य है, ऐसा लैंग्वेज में लिख दीजिए, विभाज्य है। अतः क्या हो जाएगा, AC इज बिलोंग्स टू रिलेशन। तो इसमें क्या हुआ, AB भी रिलेशन में था एंड BC भी रिलेशन में था, और ये दोनों मिलकर क्या इंप्लाई कर दिया, AC भी रिलेशन में है। अतः यह क्या हो गया, तुल्यता संबंध हो गया। मतलब ये जो है तुल्यता नहीं है, ये एक संक्रामक है, बट यहाँ से रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, और यहाँ तक ट्रांजिटिव हो गया, तीनों मिलाकर यह तुल्यता रिलेशन रख गया। ये एक लेक्चर इसका और लेंगे, इसमें और जितने भी 4-5 क्वेश्चन और था उसको और हम लोग बात कर लेंगे। काफ़ी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा क्योंकि बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ। तो ठीक है, आज के लिए ऑफ करते हैं, और आप ये सब चीज़ को ध्यान से देखिए, समझिए और अपने नोट्स कापी बनाइए। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू।